गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं रंजीत पूनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, श्री BR मिर्धा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। छात्रों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों पर। वो कौन से स्रोत या सोर्सेज या साधन हैं जिनके सहयोग से हम मध्यकालीन इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पुरानी घटनाओं को, इतिहास को, कैसे घटनाएं घटित हुई, उन सब को हम जान सकते हैं। तो छात्रों, हम पिछले वीडियो में विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है। मैं आपको पुनः बताऊंगा कि मध्यकालीन इतिहास जानने के साधनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सल्तनत काल जानने के साधन और दूसरा है मुगल काल जानने के साधन। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चलता है और मुगल काल 1526 से 1857 तक है, लेकिन हमारे कोर्स में 1740 तक है। तो आज हम आपके साथ में मुगल कालीन इतिहास को जानने के सोर्सेज या स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, मुगल कालीन इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनमें प्रमुख है फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ। फारसी भाषा के अलावा भी अरबी और तुर्की भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी ग्रंथ लिखे गए। विदेशी यात्री जो उस समय भारत आए, उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा, जो उनके मेमोइर्स हैं, जो यात्रा वृत्तांत हैं, उन सब का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। इन सब चीज़ों के अलावा पुरातात्विक सामग्री भी है, जिसमें सिक्के हैं, ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, दुर्ग, उनमें जो लेख उत्कीर्ण हैं, उनके माध्यम से हम मुगल काल को जान सकते हैं। साथियों, मुगल काल को जानने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। आज हम सबसे पहले मुगल काल जानने के लिए जिस ग्रंथ की चर्चा करेंगे वो है बाबरनामा। बाबरनामा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है, बाबर की जीवनी है। बाबर ने स्वयं इसे लिखा था। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका बहुत ही सुंदर फारसी में अनुवाद किया था। छात्रों, इस ग्रंथ से हमें बाबर के चरित्र का पता चलता है, उसके गुणों अवगुणों का पता चलता है। बाबर ने इस ग्रंथ में करीब करीब सत्य बातों का ही जिक्र किया है। बाबर स्वयं लिखता है कि मैंने दृढ़ता से सत्य के साथ यह पुस्तक लिखने का काम किया है। मैंने घटनाओं को जो जैसे घटी वैसे ही उनका उल्लेख किया है। तो इस ग्रंथ से हमें बाबर के चरित्र, उसके गुणों अवगुणों का पता चलता है। इसके अलावा इस ग्रंथ से तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी बातों का पता चलता है, सभी स्थितियों का पता चलता है। बाबर ने विस्तार से भारत की जलवायु, भारत की भौगोलिक अवस्था, भारत के लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावा इत्यादि के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। वो कहता है अफ़गानिस्तान की तुलना में यहाँ की जलवायु बहुत ही ख़राब है, लोगों का पहनावा अच्छा नहीं है, लोगों में बहुत गरीबी है, यहाँ नहाने के लिए हमाम नहीं है, खाने पीने की स्थितियाँ, इस चीज़ें
स्तरीय नहीं है, बर्फ़ नहीं है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखता है, यहाँ की नदियों के बारे में लिखता है, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने विस्तार से भारत की स्थितियों और स्वयं के सरदारों, दरबारियों आदि के बारे में भी लिखा है। बाबर लिखता है कि मुझे अपने विश्वास पात्र लोगों और सगे साथियों के साथ में रहने में बड़ा ही आनंद मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस ग्रंथ से मुग़ल काल को जानने के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सामग्री हमें मिलती है। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है तारीख़-ए-रशीदी। तारीख़-ए-रशीदी की रचना बाबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा हैदर ने की थी। मिर्ज़ा हैदर ने हुमायूं के चौसा और कन्नौज युद्धों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इसमें हुमायूं के काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। मिर्ज़ा हैदर हुमायूं के भाइयों अस्करी हिंदाल के बारे में भी विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि किस तरह से बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों के बीच बांट दिया, लेकिन ये इसकी एक बहुत ही बड़ी भूल थी। हुमायूं को उसके भाइयों ने बहुत दुख दिया, सहायता नहीं की, जिसके कारण वो भारत में पराजित हुआ और उसको ईरान भागना पड़ा। फिर काबुल होते हुए वापस वो भारत आता है और भारत पर कब्जा करता है। इस प्रकार तारीख़-ए-रशीदी से भी हमें मुग़ल कालीन इतिहास जानने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। छात्रों, मुग़ल काल को जानने के लिए जो अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। एक बार अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक अबुल फजल से कहा था कि वो उसके पूर्वजों बाबर और हुमायूं के इतिहास को लिपिबद्ध करे, ग्रंथ लिखे। इस चुनौती को बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बानो ने स्वीकार किया और उसने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में बाबर के संपूर्ण जीवन के इतिहास का वर्णन है और दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का वर्णन है। गुलबदन बेगम ने बड़े ही रोचक तरीके से इतिहास को लिखा है, क्योंकि हुमायूं के समय जो भी घटनाएं हुई थी उन सब को गुलबदन बानो ने नज़दीक से देखा था, इसलिए उसने जो इतिहास लिखा है वो काफ़ी विश्वसनीय है। वह 1603 में उसकी मृत्यु हुई। तब तक वह अकबर के दरबार में रही और उसका दरबार में बड़ा ही रसूख था। वो लिखती है कि 1630 में बाबर की मृत्यु बहुत पुराने समय में इब्राहिम, मतलब 5-7 साल पहले इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा दिए गए विषय हुई। तो हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो अतिशयोक्तिपूर्ण या सत्य के आसपास नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर देखते हैं कि उसने जो इतिहास लिखा है वह इतिहास काफ़ी सत्य है और यह ग्रंथ मुग़ल काल को जानने के लिए बहुत ही विश्वसनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों, अगला जो ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है तारीख़-ए-शेरशाही। इसका लेखक है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी शेरशाह का समकालीन था।
उसके पिताजी ने भी शेर खां के यहाँ नौकरी करी थी। यह ग्रंथ हमें शेर शाह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। शेर शाह के समय हुई घटनाओं, इतिहास का उल्लेख करता है। इसमें हमें शेर शाह के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, उसकी प्रशासकीय योग्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, उसने आरंभ में अपनी जागीर का किस तरह कुशलता से प्रबंधन किया, इसकी जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ हमें उसकी राजस्व प्रणाली और सैन्य संगठन के बारे में जानकारी देता है, उसके द्वारा बिछाए गए सड़कों के जाल की जानकारी देता है। ग्रांड ट्रंक रोड जो पश्चिम बंगाल से पंजाब तक जाती है, उसको बनाने का श्रेय भी शेर शाह को जाता है। अब्बास खां सरवानी कहता है कि वो एक प्रजा हितैषी शासक था, वह किसानों को कष्ट में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने बहुत ही अच्छी राजस्व व्यवस्था बनाई। इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी कमी है वह है कि उसने तिथियों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी यह ग्रंथ हमें मुगलकालीन इतिहास या शेर शाह के इतिहास को जानने में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराता है। छात्रों, अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है अकबरनामा। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, करीब करीब सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं। अकबरनामा की रचना अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल का भाई अबुल फैज़ी था, वो भी अकबर के नवरत्नों में था। इसके पिता का नाम शेख मुबारक था, जो कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नागौर के रहने वाले थे। अकबरनामा के आरंभिक भाग में अकबर के जन्म से लेके 70वें वर्ष तक का इतिहास है। दूसरे भाग में 17वें वर्ष से 46वें वर्ष तक का इतिहास है, और अंतिम भाग अकबरनामा का, जिसे आईने अकबरी कहते हैं, उसमें आगे का इतिहास है। इसमें अबुल फजल ने मुग़ल काल की विस्तार से जानकारी दी है, हर पहलू को छुआ है, सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाओं का विवरण दिया है। 1602 में अबुल फजल की मृत्यु हो गई। अबुल फजल की मृत्यु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करने के कारण हुई। इस प्रकार बहुत ही एक होनहार लेखक को जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। अन्यथा हो सकता है कुछ समय के लिए और जिंदा रहता तो और महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती। तो ये ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। छात्रों, अब हम जिस ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख की रचना की थी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यह मुग़ल काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। यह अकबर के दरबार में रहता था, बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके विचार संकीर्णता और धर्मांधता से भरे हुए थे। इसने मुंतखाब उत तवारीख की रचना की और इसको इसने 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं के मृत्यु तक का इतिहास है। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था और काबुल का शासक था। दूसरे पार्ट में अकबर के जन्म से लेकर उसके शासन के 40वें वर्ष तक का वर्णन है। तीसरे पार्ट में इस पुस्तक में उसने सूफी संतों, कवियों, हकीमों आदि की जीवनियों
और उनके विचारों का वर्णन किया है। उसने रामायण और महाभारत का भी फारसी में बहुत ही सुंदर अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है उसका नाम है रजमनामा। इस प्रकार इस ग्रंथ से भी हमें मुगल कालीन इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, अगला ग्रंथ जो है जिसकी चर्चा हम करेंगे उसका नाम है तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी की रचना जहांगीर ने और मुतामिद खां ने की थी। आरंभ का पार्ट जो लिखा है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जहांगीर ने लिखा है और अंतिम 6 वर्षों का इतिहास इसका मुतामिद खां ने लिखा है। इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के काल में हुई घटनाओं और इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला जो ग्रंथ है जिससे हमें मुगल काल की जानकारी मिलती है वह है बादशाह नामा या पादशाह नामा। इसको 3 लेखकों ने मिलकर लिखा है। पहला पार्ट अमीन कजवीनी लिखता है, जिसमें शाहजहां के जन्म से 10वें वर्ष तक का इतिहास है। अगला पार्ट हामिद लाहौरी लिखता है, इसमें शाहजहां के 10वें वर्ष से 20वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन है। तीसरा पार्ट मोहम्मद वारिस लिखता है, जिसमें उसके 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक का इतिहास है। यह इतिहास भी ग्रंथ भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मुगल काल के बारे में हमें अच्छी जानकारी प्रदान करता है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आलमगीर नामा। इसका लेखक है मोहम्मद कासिम। आलमगीर नामा में विस्तार से औरंगजेब के काल के इतिहास का वर्णन है। औरंगजेब का ही दूसरा नाम आलमगीर था। इसके अलावा इस ग्रंथ में औरंगजेब के भाइयों दारा, सुजा और मुराद के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में शाहजहां के काल में, उसके जीवन काल में ही जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें शाहजहां के चारों पुत्र संलग्न रहे, चारों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ ताकि गद्दी पर कब्जा किया जा सके, उसका भी विस्तार से वर्णन है। अंत में इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। उसने अपने सभी भाइयों को मारकर मुगल गद्दी को हथियाया और मुगल गद्दी पर बैठा। वह 1858 में शाहजहां के जीवन काल में ही अपने तीनों भाइयों को मारकर और शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके गद्दी पर बैठा। इन सभी घटनाओं और उसके साउथ के जो आलमगीर यानी औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25 वर्षों में साउथ में उलझा रहा, उसको गर्दन उठाने का भी मौका नहीं मिला। लगातार वहाँ पर विद्रोह होते रहे और वो विद्रोह दबाता रहा। इन घटनाओं का भी इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार से और अच्छा उपयोगी वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है मुंतखब उल लवाब। इसकी रचना खाफी खां ने की थी। इस ग्रंथ में बाबर के प्रथम आक्रमण 1519 से लेकर अहमद शाह रंगीला तक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ औरंगजेब के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में औरंगजेब के इतिहास को बहुत ही विस्तार से वर्णित या उल्लिखित किया गया है। अगला ग्रंथ है नुस्खा-ए-दिल कुशा। इसकी रचना इतिहासकार भीमसेन ने की थी, जिसका जन्म बुरहानपुर में एक सक्सेना परिवार में हुआ था। इसने बहुत ही विश्वसनीय
इतिहास की जानकारी दी है। इसने निष्पक्षता से इतिहास लिखा है। इसने जैसी जो घटना हुई उसका निष्पक्षता से वर्णन किया है। इसमें मुगल काल के बारे में बहुत ही शानदार, अच्छी, उपयोगी जानकारी मिलती है। इसलिए यह पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है खुलासत उल तवारीख। इसका लेखक है सुजान राय खत्री। इसमें महाभारत के काल से लेकर के और औरंगजेब के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन है। ये तो थे फारसी और प्रादेशिक भाषाओं के इतिहासकार। अब हम चर्चा करेंगे उन विदेशी यात्रियों की जो मुगल काल में भारत आए थे और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लिखी है। उनमें प्रमुख हैं जॉन हॉकिंस, सर थॉमस रो, फ्रांसीसी इतिहासकार ट्रेवरनियर और बर्नियर, इटली का यात्री निकोलो मनुची इत्यादि। इन सब ने भी हमें बहुत ही इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला जो ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसकी रचना फ्रांस से आए दो यात्रियों बर्नियर और ट्रेवरनियर ने की थी। बर्नियर पेशे से चिकित्सक था और ट्रेवरनियर एक ज्वेलर्स था। ये दोनों 1658 में भारत आए और करीबन 12 वर्ष तक भारत में रहे और इन 12 वर्षों का इन्होंने बहुत ही अच्छा निष्पक्ष इतिहास लिखा है। मुख्यतः शाहजहाँ की मृत्यु, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब के जो गुण थे उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं आदि का वर्णन किया गया है। संघीय जो शासक थे, मतलब जो मुख्य सूबेदार थे, उनके अत्याचारों के बारे में लिखा है। मुगलों की सामरिक व्यवस्था के बारे में लिखा है। कश्मीर और आगरा के बारे में खूब विस्तार से इसने जानकारी दी है। इस प्रकार यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह स्टोरियो दी मोगोर एक और ग्रंथ है जिसकी रचना इटली के वेनिस निवासी निकोलो मनुची ने की। वो 1650 में भारत आया। उसने भी मुगल काल की बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जानकारी दी है। उसने शाहजहाँ को कैसे कैद किया गया, उत्तराधिकार युद्ध के बारे में, कैसे उसने औरंगजेब ने दारा की हत्या करा के मार डाला, इन सभी घटनाओं का विस्तार से जानकारी मिलती है। तो साथियों, ये वो ऐतिहासिक ग्रंथ थे जिनकी सहायता से हमें मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम उसके इतिहास को जान सकते हैं। ये सामग्री आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी सामग्री है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सारे इतिहासकार थे, इन्होंने बिल्कुल 100% सत्यता के करीब तो ये नहीं हैं, क्योंकि ये जिन शासकों के संरक्षण में रहते थे तो थोड़ा बहुत नमक का हक भी अदा करना पड़ता था, इसलिए थोड़ा बहुत झुकाव तो उनके प्रति रहता था और अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम 5-7 पुस्तकों का अध्ययन करें तो हम इसमें से निष्पक्ष इतिहास को निकाला जा सकता है। तो ये थी
हमारे मध्यकालीन इतिहास को जानने के बारे में सामग्री। छात्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।